दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साइड में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं मुस्तफक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आज आया हूँ एक सेकंड पार्ट के लिए। वो है कंपटीशन पार्ट 2। और उम्मीद करता हूँ पहली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई भी करेंगे, है ना। तो पहली चीज एक दिमाग में है, मैं आपको जो बिठाना चाहता हूँ वो ये समझ लीजिए कि कुछ भी जो भी टॉपिक्स एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर कह देता है ये खुद करना, ठीक है, उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है। जैसे बहुत इजी इजी टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में ही हम लोग छुड़वा देते हैं एकेडमिक में, और वो होते भी इजी है क्योंकि उनके बेसिस के ऊपर जो एकेडमिक में क्वेश्चन आएगा तो वो बच्चा इजीली कर लेगा। बट अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बच्चा थोड़ा सा वहाँ पे उसको थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, क्या है इस टॉपिक में ना, कुछ भी नहीं है ना देखा जाए तो। बट हाँ, अपने आप में अगर जब मैं कंपटीशन की बात करता हूँ तो इस टॉपिक में बहुत कुछ है। कैसे? तो बेसिकली डिफरेंशिएट जब अपने लोगों ने करना होता है कंडक्टर्स को, सेमी कंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को, तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू अपने लोग जब इनको डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो इनकी कंडक्टिविटी के बेसिस के ऊपर भी अपने लोग इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर के डिपेंडेंसी के विद रिस्पेक्ट भी इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर देते हैं। बट अगर मैं बात करूं और डीप नॉलेज की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में जानी चाहिए कि कंडक्टर्स के अंदर अगर कंडक्टिविटी है तो किसकी वजह से, मतलब अगर उनमें कोई करंट फ्लो करता है तो किन की वजह से फ्लो करता है। अगर सेमी कंडक्टर्स में कोई करंट फ्लो करता है तो किन की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, ऐसे इंसुलेटर्स की बात करेंगे, ठीक है, ऐसे अलॉयज की बात करेंगे, ऐसे लिक्विड्स की बात करेंगे। तो मैं सिंपल से अगर मैं बात करूं कि अगर मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करी जाए, ठीक है, तो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट टू फ्लो इन कंडक्टर्स? तो भाई इसका सिंपल सा जवाब है जो आप 6th 7th 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट टू फ्लो इन। सिंपल सी बात है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगा, वरना करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर मैं दूसरी बात करूं सेमी कंडक्टर्स की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? तो सेमी कंडक्टर्स में करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 9th यूनिट में जब आप आओगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया जाएगा कि कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर्स में किन की वजह से होती है। बट अभी के लिए जो आपको पता करना है वो क्या है कि इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स आपके जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और उनको कहा जाता है इमेजिनरी चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में कौन है जो करंट को फ्लो करवा सकता है? तो कौन होते हैं? आयंस। कौन होते हैं? आयंस। दैट इज बेसिकली एनायन और कैटायंस। ठीक है, एनायंस और कैटायंस है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ लिक्विड्स। अगर मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ जो कंपटीशन में क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कंडक्टर्स, और उनमें ऑप्शन आ गया कॉपर, आयरन, ठीक है, ग्राफाइट, ठीक है, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर के साथ साथ आ गया फिर सॉल्टी वाटर, ठीक, और क्या ले सकता हूँ मैं सॉल्टी वाटर के साथ साथ? हाँ भाई, वुड ले सकता हूँ, ठीक है, और प्लास्टिक ले सकता हूँ। ठीक है, तो इनमें से अगर ऑप्शंस में आ जाए, ऑप्शंस में आ जाता है तो इसको मैं अगर नाम दे देता हूँ 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 6 और ये 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, दूसरे में दे रखा है 1 एंड 2, तीसरे में दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 5, ठीक है, चौथे में दे रखा है 1 2, ठीक है, और 4। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, कि चार ऑप्शंस हैं, कौन सा है पर्टिकुलर करंट कंडक्टर यहाँ पर कि जो करंट को इजीली फ्लो करवा देगा? तो भाई इसके बारे में तो आपने सुना होगा, कॉपर वेरी गुड कंडक्टर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन जाहिर सी बात है करंट फ्लो करता है। ग्राफाइट कहाँ होता है?
पेंसिल्स में एक्सपेरिमेंट करा है ना कि करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ग्राफाइट भी है। अब प्योर वाटर आयन से नहीं होते, प्योर वाटर वेरी फ्रेश फॉर ड्रिंकिंग, तो उसको आप कंडक्ट नहीं करवा सकते। सॉल्टी वाटर आयंस होते हैं, तो इसका मतलब इसमें आप करंट को फ्लो करवा सकते हो। वुड और प्लास्टिक दे आर इंसुलेटर्स, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो ऑप्शंस कौन सा होना चाहिए जिसमें 1 2 3 और 5 हो? तो 1 2 3 और 5 कौन सा है? थर्ड पार्ट। तो फुल अगर आपने वीडियो को पॉज करा होगा और ट्राई करा होगा खुद, और जिसका अगर आंसर थर्ड आ गया तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप कंपटीशन के पहले पार्ट में एंटर कर चुके हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। और अगर नहीं भी हुआ है तो भी घबराना नहीं है यार, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप उनको कर लोगे। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आती है बात किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आता है ना। तो चार्जिंग के बारे में तो ऑलरेडी अपन लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और बात आती है कि सपोज अगर दो आइडेंटिकल बॉडीज है भाई, ए एंड बी, ठीक है। ये ए बॉडी हो गई और ये आपके पास बी बॉडी हो गई, ठीक। ए बॉडी के ऊपर का चार्ज है क्यू और बी बॉडी के ऊपर का चार्ज 0 है। फिर कह दिया जाए आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कैसे, इन द सेंस दोनों का रेडियस क्या है, आर, ठीक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू का, फिर इसके साथ ही मैं एक रिलेट करूंगा कंपटीशन का, जो शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो एकेडमिक्स में। अब दोनों के दोनों बॉडीज क्या है, आइडेंटिकल है, एक के ऊपर का चार्ज क्यू है, दूसरे के ऊपर का चार्ज 0 है। अगर मैं इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर के साथ ज्वाइन कर दूं और फिर उनको अलग अलग कर दूं, तो अलग अलग करने के बाद आपको पता है इनके ऊपर का चार्ज अब क्या हो जाएगा, ए बॉडी के ऊपर का चार्ज और बी बॉडी के ऊपर का चार्ज क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, पहला चार्ज क्या था, टोटल चार्ज क्यू टी विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस 0, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक। जब इनको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, टोटल चार्ज तो क्यू ही रहेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पर जब आपने अलग कर दिया है तो चार्ज क्या होता है, जब आपके पास आइडेंटिकल बॉडीज होती है तो चार्ज आपका इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो क्यू चार्ज आपका दो हिस्सों में टूट जाएगा, दैट बिकम्स क्यू बाय 2 एंड क्यू बाय 2। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था यार ये तो। बट इन केस अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल ना हो तो क्या हो, दैट इज अगर ये रेडियस आर ए की है और ये रेडियस आर बी की है, तब क्या होगा। लेट इट बी 2r और लेट इट बी 4r सपोज, और इसके ऊपर क्या चार्ज दे रखा है, सपोज 10 माइक्रोकूलम्स, इसके ऊपर का चार्ज क्या है, 0। अब आपको अगर पता करना, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, एजम्पशंस पे डील करा करो, ठीक है। मतलब वो बड़ी बॉडी थी इसलिए 4r होना चाहिए ना, छोटी बॉडी के लिए 2r होना चाहिए। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि अगर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद इनको जब मैं अलग करूं तो इनके ऊपर का चार्ज क्या होना चाहिए। तो इन सच आ केस क्या करना है, आपको एक ट्रिक याद करनी है। तो वो ट्रिक क्या है, ट्रिक इन द सेंस आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान रखिएगा। पहली चीज टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्यू टी विल बी इक्वल टू व्हाट, 10 माइक्रोकूलम्स प्लस 0 बिकम्स व्हाट, 10 माइक्रोकूलम, क्लियर है, ठीक है। ये क्यू ए का चार्ज है, तो क्यू ए का चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम्स, और क्यू बी का चार्ज कितना है, वो है 0, ठीक है। आर ए की वैल्यू कितनी है, 4r, और आर बी की वैल्यू कितनी है, 2r, क्लियर यहाँ तक है ना। अब जो एक सिंपल फॉर्मूला जो डायरेक्टली आपको आंसर प्रोवाइड करवा देगा कि जब आपने कनेक्ट करा था और कनेक्ट करने के बाद जब आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये आपने अलग अलग कर दिया, ये आपके पास है 4r वाली बॉडी, ये आपके पास है 2r वाली बॉडी। तो अब इनके ऊपर का जो टोटल चार्ज है वो क्या है, तो वो टोटल चार्ज अगर आपको पता करना है तो उसके लिए जो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए वो क्या है। तो सपोज अगर आपने ए बॉडी का चार्ज पता करना है तो क्यू ए विल बी इक्वल टू ए बॉडी का आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी इनटू टोटल चार्ज दैट इज क्यू टी। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये अगर आप लगाओगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, आर ए की वैल्यू क्या है, 4r डिवाइडेड बाय आर ए की वैल्यू 4r प्लस आर बी की वैल्यू कितनी है, 2r इनटू टोटल चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या मिलता है, 4r डिवाइडेड बाय 6r इनटू 10 माइक्रोकूलम्स, तो r से r हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलता है, 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 इंटू 10 20, तो क्या मिलता है, क्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 20/3 माइक्रोकूलम्स, ये आपके पास आ गई क्यू ए की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपको क्यू बी की वैल्यू निकालनी है तो क्यू बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई, चार्ज कंजर्व रहता है,
ठीक है, तो QT जो आपका 10 माइक्रोकूलम्स था, उसमें से QA के पास इतना चार्ज चला गया, तो बाकी रिमेनिंग चार्ज क्या हो जाएगा, तो QT माइनस QA, या तो ऐसे कर लो, या फिर डायरेक्टली अगर आप QB फिर से निकालना चाहते हो तो जो फॉर्मूला है क्या है, अब आपको निकालना है B का चार्ज, तो RB अपॉन RA प्लस RB इनटू टोटल चार्ज दैट इज QT, ये फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर द्वारा वही मिलेगा जो यहाँ मिलता है, चेक करिएगा एक बार आप बेशक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एकेडमिक में तो भाई आइडेंटिकल बॉडीज का आता है, इजी होता है, बट जब कंपटीशन की बात करते हैं तो उसमें अनआइडेंटिकल बॉडीज की बात करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चंस को रिलेट करके ही करवाऊंगा ना, एकेडमिक में कैसा पूछा जाता है और कंपटीशन में कैसा पूछा जाता है। तो एकेडमिक में एक और क्वेश्चन है जो आपको करवाया जाता है टीचर्स के थ्रू, उसमें होता है 3 बॉडीज को लिया जाता है। ठीक है, कि ए बॉडी के ऊपर का चार्ज इतना, बी बॉडी के ऊपर का चार्ज इतना, ठीक है, और सी बॉडी के ऊपर का चार्ज इतना। ठीक है, तीनों के तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक, फिर ए को बी के साथ ज्वाइन करा, एक बार कनेक्ट करने के बाद फिर बी को सी के साथ ज्वाइन करा। ठीक है, तो सपोज आपके पास है 3 बॉडीज, ये हो गई ए बॉडी, ये हो गई बी बॉडी, और ये हो गई सी बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर का चार्ज है सपोज क्यू, इसके ऊपर का चार्ज है सपोज 2Q, और माइनस का 2Q, इसके ऊपर का चार्ज है सपोज Q, और तीनों के तीनों है आइडेंटिकल, आर रेडियस तीनों का। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन क्या आता है कि ए को पहले बी के साथ कनेक्ट करा, बी को फिर सी के साथ कनेक्ट करा, और सी ए को फिर सी के साथ कनेक्ट करा। अब फाइनल चार्ज बताइए कितना कितना है। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, ए को जब मैं बी के साथ कनेक्ट करता हूँ, ए को बी के साथ जब मैं कनेक्ट करता हूँ, तो जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, तो ए और बी का चार्ज क्या है, क्यू और माइनस 2Q, तो क्यू प्लस माइनस टू क्यू, तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इनको ज्वाइन करके अलग अलग करोगे तो भाई टोटल चार्ज तो ये था ना, और जब ज्वाइन करते हैं अलग अलग करते हैं आइडेंटिकल बॉडीज को, तो चार्ज आपका कितना कितना हो जाता है, तो क्यू ए का चार्ज हो जाएगा -Q/2, और क्यू बी का चार्ज हो जाएगा वो भी -Q/2। ठीक है, तो इसका मतलब ए के ऊपर का चार्ज जितना, बी के ऊपर का चार्ज जितना, और पहली कंडीशन के बाद और सी के ऊपर का चार्ज वही रहेगा, तो वो चेंज ही नहीं हुआ। अब बोल रहे हैं कि बी और सी को कनेक्ट करा, जब बी और सी को कनेक्ट करा है तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज हो गया क्यू बी का चार्ज कितना था, -Q/2 प्लस, और सी का चार्ज कितना है, क्यू। ठीक है, इन दोनों को आपने कनेक्ट करा, और जब आप इनको ऐड अप करोगे तो ध्यान से देखिए कितना मिलता है, प्लस का Q/2, ये आपके पास आया टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसका था, बी और सी के सिस्टम का। ठीक है, जब आप इनको अलग अलग करते हो, ठीक है, जब इनको आप अलग अलग करोगे तो बी और सी के बीच में ये वाला चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा Q/4, एक इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा Q/4। क्लियर, अब ये हो गया क्यू बी का चार्ज कितना, Q/4, और ये हो गया क्यू सी के ऊपर का चार्ज कितना, Q/4। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन के बाद आपके पास क्या क्या है, क्यू बी का चार्ज इतना, क्यू सी का चार्ज इतना, और क्यू ए का चार्ज इतना। अब बात करते हैं ए और सी को जब ज्वाइन करा गया, जब ए और सी को ज्वाइन करा तो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो ए का चार्ज था -Q/2, और सी का चार्ज था Q/4, तो -Q/2 प्लस Q/4, एलसीएम लिया 4, तो क्या मिलता है, -2Q। ठीक है, प्लस Q, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का Q/4, तो QT दैट इज टोटल चार्ज कितना है, माइनस का Q/4, ए और सी को जब ज्वाइन करा, और जब ए और सी को ज्वाइन करने के बाद अब आप इनको अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करने के बाद आपका -Q/4 दो हिस्सों में टूट जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा माइनस का Q/8, इसके पास भी आ जाएगा माइनस का Q/8। तो ऑप्शंस अगर आपको दे रखे होंगे कि QA की वैल्यू है -Q/8, QB की वैल्यू है, QB कितना था, प्लस का Q/4, और QC की वैल्यू है माइनस का Q/8, तो अगर ये ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा तो आप इसी को टिक करोगे। ये तो यार इजी था, है ना, कि आइडेंटिकल बॉडीज के लिए अगर ऐसा पार्ट आता है तो कर लेंगे। बट इन केस अगर यही पर्टिकुलर क्वेश्चन सेम आ जाए, बट हो क्या, उनके रेडियस अलग अलग हो, है ना, उनके रेडियस अलग अलग हो गए, तो जो हम ये काम इतना आसानी से कर रहे थे वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सपोज आपके पास रेडियस हो गया r, ये हो गया आपके पास 2r। ठीक है, और दे रखा है a को b के साथ करिए, b को c के साथ करेंगे, और a को c के साथ करेंगे। ठीक, तो जब a और b को पहले करना है आपने,
कनेक्ट आपस में, तो पहला काम क्या करेंगे, टोटल चार्ज पता करेंगे। तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q माइनस 2Q। कितना आ गया, माइनस का Q। QT की वैल्यू आ गई। QA की वैल्यू कितनी है, QA की वैल्यू आपके पास Q के बराबर, ठीक है। QB की वैल्यू कितनी है भाई, QB की वैल्यू माइनस 2Q, ठीक है। RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू R के बराबर, और RB की वैल्यू कितनी है, RB की वैल्यू 2R के बराबर, ठीक है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा है वो फॉर्मूला है, QA इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय RA प्लस RB इंटू QT, ठीक है। तो RA की वैल्यू है R डिवाइडेड बाय RA प्लस RB, तो दैट बिकम्स R प्लस 2R इंटू QT की वैल्यू है माइनस Q, लिखना है माइनस का साइन साथ में, ठीक है। तो R अपॉन 3R इंटू माइनस का Q गिव्स यू व्हाट, QA, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का Q बाय 3, ये आ गई QA की वैल्यू, ठीक है। जब आपके पास QA की वैल्यू है तो इस सिमिलरली आप QB की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो QB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो QB की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए, RB फॉर्मूला लगाइए अपॉन RA प्लस RB इंटू QT। तो RB की वैल्यू आपके पास थी 2R डिवाइडेड बाय 3R, दोनों को ऐड कर दिया। QT की वैल्यू कितनी, माइनस का Q, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो 2/3 इंटू माइनस का Q, ये हो गई QB की वैल्यू। तो पहली कंडीशन के बाद QA की वैल्यू आपके पास आई माइनस का Q/3, और QB की वैल्यू आई आपके पास माइनस का 2/3Q, ठीक है। अब क्या आप बोल रहे हैं, B और C को आपस में कनेक्ट करिए, ठीक। तो B को जब C के साथ कनेक्ट करा जाएगा तो आपके पास QT आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो QT की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का एडिशन होगी, QB चार्ज और QC चार्ज का। QB का चार्ज कितना है, माइनस का 2/3Q प्लस, और QC का चार्ज कितना है, Q, ठीक है। दोनों को आपने ऐड अप करा, ऐड अप करने के बाद आपने लिया एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद आ जाता है माइनस का 2Q प्लस का 3Q, तो मिलेगा आपको QT की वैल्यू कितनी, प्लस का Q/3, ये आ गई QT की वैल्यू। QT निकाल लिया, अब भाई अलग अलग करना है ना, दोनों को अलग अलग करने का मतलब है आपको QB निकालना है अब, और QC निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है RB अपॉन RB प्लस RC इंटू QT, और इसके लिए RC अपॉन RB प्लस RC इंटू QT, ठीक है। तो यहाँ से QB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से QC की वैल्यू आ जाएगी, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास RB RC की वैल्यूज है, RB की वैल्यू 2R, RC की वैल्यू है R, QT की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी आई, Q/3, तो ऑटोमेटिकली QB और QC की वैल्यू आ जाएगी। तो B को C के साथ कनेक्ट करने के बाद आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी किस किस की, QB और QC की नई वैल्यूज। QA की वैल्यू पहले से है, QB की वैल्यू अब आ गई, QC की वैल्यू आ गई, ठीक। लास्ट पार्ट में क्या करा है, A को C के साथ कनेक्ट करा। अब देखिए जब A को C के साथ कनेक्ट करा है तो दे आर आइडेंटिकल, इन दोनों के चार्जेस को डायरेक्टली ज्वाइन करिए और लास्ट पार्ट में अलग अलग कर दीजिए। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता था, क्या पता आप डायरेक्टली क्या करते, ये वाला फॉर्मूला लगा देते, लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर फिर भी सेम आएगा, ठीक है। तो इन सच केसेस डोंट हेजिटेट, आप फॉर्मूला यही लगा दोगे हर केस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है, जब ए और सी दोनों को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और जिनका रेडियस भी सेम है, आइडेंटिकल है, उनको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है ना। अगर आप r डिवाइडेड बाय r प्लस आर करते हो, r प्लस आर, तो क्या आएगा, r बाय 2r, तो r से r कैंसिल, तो 1/2 डायरेक्टली टोटल चार्ज का हाफ, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी और अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो चार्जिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका टॉपिक है, उसके ऊपर क्वेश्चन करिए, ठीक है। जो चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर क्वेश्चंस थे, देख लीजिए कितना इजी टॉपिक था एकेडमिक में, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो अपने आप में ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, टॉपिक को पहले समझाऊंगा फिर उसके बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा। एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब भाई ये टॉपिक अकेडमिक में भी उसी इंपॉर्टेंस से पढ़ाया जाता है जिस इंपॉर्टेंस से कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं भाई, तभी तो बच्चा कुछ नंबर ला पाता है आईआईटी में बिना तैयारी के, नहीं तो नंबर कहाँ आएंगे, कुछ टॉपिक्स तो भाई कॉमन होंगे ना। तो उनमें से एक टॉपिक है अनस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपको पता ही है भाई, तीन चार्जेस का अगर आपका एक सिस्टम है और किसी भी एक चार्ज को हिलाते हो तो वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, सपोज दो चार्जेस है Q और Q, सपोज Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये। ठीक है, तीसरा चार्ज समथिंग यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज समथिंग वही Q चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करता हूँ इधर की तरफ और रिलीज कर देता हूँ इतना डिस्टेंस मूव करने के बाद, ठीक है, तो ये Q चार्ज वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा रिलीज अगर जब मैंने करा। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ गया, तो ऐसे पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम को नाम दिया जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर अपने आप में क्या है, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या होगा, नेट फोर्स वहां पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर सेम वही आपके चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और एक तीसरा चार्ज आया, ठीक है, अब जब इस चार्ज को मूव करवाता हूं मैं सपोज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो अगर ये वापस नहीं आता है, उसी डायरेक्शन में चलता जाए मेरे फोर्स के हटाने के बाद भी, तो ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को नाम दिया जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए ऐसी पॉसिबल कंडीशंस के एग्जांपल्स, प्लस का क्यू ये हो गया, ठीक है, प्लस का क्यू ये हो गया, सपोज ये 2Q हो गया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर भी एक चार्ज रख देता हूँ प्लस का ही, अगर मैं प्लस का ही चार्ज रख देता हूँ, तो ध्यान से देखिए ये चार्ज के ऊपर अभी नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है, इसकी वजह से इसके ऊपर का जो फोर्स होगा वो हो सकता है इसके बराबर हो। कहने का मतलब ये रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ F1 फोर्स के साथ, ये रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ F2 फोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, F1 F2 के बराबर है, और जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या है, जीरो। क्योंकि नेट फोर्स आपस में क्या होगा, आपस में इन द सेंस कह रहा हूँ, ये आप F1 F2 आपस में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से नेट फोर्स आपका जीरो हो गया। ठीक है, अब अगर मैं इधर की तरफ मूव करवाता हूँ, तो ध्यान से देखिए जब मैं इधर की तरफ मूव करवा रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब x कम होगा तो F2 की वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। क्यों, क्योंकि f का रिलेशन x के साथ कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, कूलम्स लॉ याद आया होगा। तो x अगर कम करूंगा F2 बढ़ेगा, और F2 लग किधर रहा है, F2 प्लस Q की तरफ लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज क्या करेगा, वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। बट अगर यही केस होता, एक तरफ आपने लगा दिया माइनस का क्यू चार्ज, एक तरफ आपने लगा दिया प्लस का क्यू चार्ज, और यहाँ पर आपने इसको प्लेस कर रखा है क्यू चार्ज को, तो ये सपोज है प्लस का क्यू। ठीक है, अब हो क्या रहा है, एक चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक रिपेल कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन होगी कि ये नेट फोर्स आपका यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन आ रखी होगी, बट अगर मैं इसके ऊपर मूव करवाता हूँ इसको किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक मिनट, ठीक है, दोनों माइनस के होंगे, सॉरी, ठीक है, दोनों माइनस के होंगे, प्लस के नहीं होंगे, एक दोनों माइनस के होंगे, और मैंने इस चार्ज क्यू को यहाँ पर प्लेस कर रखा है। अगर ये पर्टिकुलर चार्ज को मैं मूव करवाता हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज -2Q की तरफ मैंने इसको मूव करवाया, जब मैं इस -2Q की तरफ मैं इसको मूव करवाऊंगा, तो होगा क्या, फिर से x की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इस समय क्या है, -2Q का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दैट इज F2, और -Q का फोर्स F1 लग रहा है इसी की डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x को कम करता हूँ, F2 बढ़ता है, और F2 जब बढ़ रहा है तो जिस तरफ मैंने चार्ज को मूव करवाया था वो उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इस केस में क्या होगा, चार्ज अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आने वाला। जब वापस नहीं आएगा तो ऐसे पर्टिकुलर कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बेसिस के ऊपर आपको क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, वो करिएगा। ठीक है, तब तक और मैं आपको ये सॉल्व भी करवाऊंगा। हो सके तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद अगर नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए तो वेल एंड गुड, मैं इसका सोल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, पॉज कर ली ना, गो गो अहेड। अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिया होगा, 3 चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 एंड स्मॉल q are placed on a straight line such that Q is somewhere in between plus Q1 and plus Q2। तो अगर ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, ठीक है, और इनके कहीं बीच में आपने एक चार्ज रखा हुआ है
Q नाम का। ठीक, इफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम आपका किसी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब वही नेट फोर्स क्या है, जीरो, सबके ऊपर का नेट फोर्स क्या है, जीरो, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज। पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड और साइन क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर चार्ज का। ठीक, अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की, तो फोर्स ऑन Q2 क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स ऑन Q क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फोर्स ऑन Q1 भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की वजह से। तो मैं बात कर रहा हूँ Q2 का फोर्स जीरो है, तो भाई Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स Q1 का हो सकता है, Q2 के ऊपर लगने वाला फोर्स Q का हो सकता है। तो पहला फोर्स जो Q2 के ऊपर लग रहा है Q1 का, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो Q K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन, तो अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R, ठीक है, और ये कोई डिस्टेंस है X, तो अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू Q2 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये के क्या है, के की वैल्यू यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर Q2 से Q2 कैंसिल हो रहा है भाई, ठीक है, कैसे की कैंसिल हो रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू मिल रही होगी R अपॉन एक्स के स्क्वायर की, वो किसके बराबर आ रही है भाई, Q1 अपॉन Q2 के रूट की। तो ये दोनों के दोनों किस में आ गए, रूट में आ गए, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 की वैल्यू जब जीरो थे। फिर बात करते हैं फोर्स ऑन Q की। जो फोर्स ऑन Q है, ठीक है, ये भी क्या है, जीरो के बराबर। तो ये जीरो के बराबर कब हो सकता है, जब इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स दोनों के दोनों आपस में क्या हो, इक्वल और अपोजिट। दैट बिकम्स के Q1 Q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 Q अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया भाई, Q से Q कैंसिल हो गया भाई, तो बचेगा क्या, R माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। क्लियर है, ये चीज आ जाएगी। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2, दोनों के दोनों आपके आ गए किसमें, रूट्स में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आने वाला है, R अपॉन एक्स माइनस का वन इज इक्वल टू रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने करे हुए हैं, वैल्यू बेस्ड है ना, वैल्यूज मिली होंगी उसमें तो आप लोगों ने निकाली होंगी। बट अगर कुछ अनचार्ज मतलब अनपर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज नहीं गिवन है, सपोज Q1 और Q2 की वैल्यूज गिवन है, समथिंग Q1 और Q2 के टर्म्स में, और आपको एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए पूछा जाए, तब दिक्कत आती है क्वेश्चन करने में, ठीक है। और पता नहीं चलता यार क्या करें, अब इतना पार्ट आ गया, अब इसके बाद क्या करें। तो इसके बाद थोड़ा सा अपने लॉजिकल मैथ्स लगानी है, जैसे R अपॉन एक्स माइनस वन इजिकल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन Q2 आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, R अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ क्या कर दी अपने लोगों ने, ध्यान से देखो, ये Q की वैल्यू होगी, ठीक है, हाँ, और ये माइनस का चला गया प्लस उधर, तो R अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, R अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q2, और एलसीएम ले लिया जाए अंडर रूट ऑफ Q2 का, तो प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 आ जाएगा, ठीक है। एक R अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ गई, एक R अपॉन एक्स की वैल्यू ये आ गई, दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से Q की वैल्यू मिल जानी चाहिए। तो वो Q की वैल्यू मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, क्या है वो, अंडर रूट ऑफ Q1, अंडर रूट में नहीं आएगा, Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, और साथ में एक वर्ड लिखा होगा नेगेटिव। अब आप सोचिए नेगेटिव क्यों, देखो ये पर्टिकुलर चीज तो आपको डिट्टो सेम मिल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। नेगेटिव क्यों, खुद सोचिए एक बार आप, नेगेटिव क्यों। देखिए ना, अगर नेगेटिव होगा, ये जब अपनी तरफ खींचना चाह रहा होगा, उस समय इसका फोर्स वापस लग रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में ही है, तो वापस लाने के लिए यहाँ का चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्यू कैसा है, नेगेटिव है। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में देखिए ना, लिखा हुआ है 3 चार्जेस प्लस Q1 प्लस Q2 एंड Q आर प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट Q is somewhere in between plus Q1 and Q2. If the system of charges is in equilibrium, what should be the magnitude and sign of charge Q? तो अगर ये पर्टिकुलर पोजीशन अपनी छोड़ रहा है, वापस नहीं आ रहा है,
इसको मूव करवा दिया गया है, तो इस सच्चा केस क्या होगा, ये चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये उधर की तरफ ही चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक क्वेश्चन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बेस पर। अब जो अगला क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सर इतना इजी क्वेश्चन? हाँ जी, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अरे नहीं सर, इजी कहाँ, टफ है, कुछ टफ नहीं है, देखो ध्यान से, दे रखा है पॉइंट चार्ज ऑफ, एक पॉइंट चार्ज दे रखा है 100 माइक्रोकूलम, ये क्यू की वैल्यू है। ठीक है, इज प्लेस्ड एट, इसकी पोजीशन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट इसकी एक पोजीशन दे रखी है, सपोज r1 वेक्टर, ये इसकी पोजीशन दे रखी है, r1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये इसकी एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट अ पॉइंट लोकेटेड एट, कोई एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, दैट इज r2 वेक्टर। ठीक है, और r2 वेक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9i कैप प्लस 12j कैप। ठीक है, दोनों के दोनों मीटर्स में, ये भी मीटर्स में है और ये भी मीटर्स में। तो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, फिर वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, क्वेश्चन हो तो बताइए, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा, पॉज कर लिया ना, ट्राई करिए। हाँ जी, आ जाइए अब वापस, अगर आपने वीडियो को पॉज करा था तो वापस आइएगा, वरना मेरे साथ ही जुड़े हुए तब से आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इस चार्ज की वजह से। भाई पोजीशन दे रखी है ये और ये कैसे निकालेंगे, तो बड़ा आसान है यार, ये तो कैसे, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो r2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, 9i कैप प्लस 12j कैप, और r1 की वैल्यू क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप, तो आपको क्या मिलेगा, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये आपके पास आ गई r वेक्टर की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, बट R की वैल्यू आपके पास कैसे मिलेगी, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो आ जाएगा 10 मीटर्स के आसपास। ठीक है, तो आपके पास R की वैल्यू है, Q की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, तो पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन R की वैल्यू 100, तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, पुट करिए यार वैल्यूज को, सही कर रहा हूँ ना, हाँ जी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, मुझे जो लग रहा है वो है बी वाला पार्ट। ठीक है, तो बी आपके पास यहाँ पर एक आंसर है, इसके रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, जितना टाइम लगा है पढ़ाने में उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैरी करने में। ठीक है, तो होपफुली अगर आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, पसीना आ रहा है, पंखा भी चल रहा है आज तो, फिर भी आ रहा है, मेहनत लगती है यार, और मेहनत लगती है तो प्लीज़ क्या करना चाहिए आप लोगों को, इसको स्प्रेड करना चाहिए ना, बाकी को भी थोड़ा सा भला हो जाए, और अगर उनका हो रहा है भला, आपका अगर होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रहने दीजिए। ठीक है, होपफुली यू एंजॉयड दिस, थैंक्स अ लॉट, फिर मिलेंगे बाद में।